बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले लेक्चर्स देख लिए होंगे। और पिछले लेक्चर्स जो हमने तीन शेयर किए हैं, PB0, PB1, PB2, जिसमें से कि खास तौर पे इम्पोर्टेंट था पिछला लेक्चर जिसमें हमने आउटपुट के वाले से बात की थी, उसका मैं बताते हुए आगे चलूंगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया प्रोग्रामिंग क्या होती है बहुत मुख्तसरन। फिर मैंने आपको पाइथन के मतलब भी बहुत ही मुख्तसरन बताया कि आसान है निस्बतन, और इसमें हम जो है वो प्रोग्रामिंग सीखेंगे। बस मैंने पाइथन के मतलब भी आपको कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताई, वो आप चैट जीपीटी से जाके पूछ लें। मैं आपको प्रोग्रामिंग जो एक्चुअल है उस पर ही फोकस रखूंगा। तो इसके बाद आउटपुट में हमने लास्ट लेक्चर में बात की, जिसके लिए मैंने आपको जो है खास तौर पे ये हैकर रैंक के ऊपर टास्क का एक सेट भी दिया जिसमें 5 प्रॉब्लम्स थी। और इनके मुताबिक थोड़ा सा आपको ब्रीफ भी कर दिया था। एक दो प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व भी करवाई थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये कर लिया है। अगर नहीं की तो पहले ये कर लें और फिर अगला लेक्चर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। और अगर कर लिया तो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम वेरिएबल्स के मुतालिक बात करेंगे, ऑपरेटर्स के मुतालिक बात करेंगे, और फिर आउटपुट के ऊपर ही मजीद प्रैक्टिस होगी। सबसे पहले वेरिएबल को देखते हैं। वेरिएबल हमें प्रोग्रामिंग में यूज करने पड़ते हैं जब भी हमें मेमोरी में कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है। जिस तरह अगर आपको याद हो, कैलकुलेटर में हम कुछ वैल्यूज को मेमोरी में रख लिया करते थे। ठीक है, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा। तो इसी तरह ही हमें प्रोग्राम बनाते हुए बहुत सारी वैल्यूज को वेरिएबल में रखना होता है। ये हम साथ साथ चीजें मजीद भी सीखते जाएंगे। तो हमें वेरिएबल लेना पड़ता है। जब हमें वेरिएबल लेना है तो वेरिएबल क्या चीज होती है? वेरिएबल कोई नाम होता है एक, जो कि जिसके कुछ रूल्स हैं जो कि अभी हम देखते हैं। और वेरिएबल का नाम जो है वो आप आई आर्बिट्रेरीली कुछ भी XY I J K भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्टिव नेम लें तो ये रिकमेंडेड है, ये आपको लेना चाहिए। जैसे कि एज, कार नेम, टोटल वैल्यू। ये आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसके मुतालिक हम आगे भी चल के बात करते रहेंगे। फिलहाल देखते हैं कि वेरिएबल नेम्स के क्या रूल्स हैं। तो 4 रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि वेरिएबल का नाम स्टार्ट किससे होना है? किसी लेटर से, इंग्लिश के लेटर से, कैपिटल A to Z या स्मॉल A to Z, या अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर क्यों यूज करना है ये भी आपको पता चलेगा। वेरिएबल के नाम में 3 चीजें यूज हो सकती हैं जी। कैपिटल ABC, स्मॉल ABC, 0 to 9 और अंडरस्कोर। बस इसके अलावा कोई चीज नहीं। यानी 26 कैपिटल अल्फाबेट्स, स्मॉल 26, 0 to 9 10 कैरेक्टर्स, और अंडरस्कोर ये मिला के हो गए 52, 62, 63 कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम जो है वो केस सेंसिटिव जो है वो होता है। ये क्या बात है? ये बात ये है कि आपने वेरिएबल का नाम जिस चीज से रखा है ना, फिर उसी को ही इस्तेमाल करना है। अगर आपने स्मॉल में एज लिखा है तो फिर एज स्मॉल में ही यूज करें। अगर कैपिटल में लिखा है तो फिर थ्रू आउट अपने प्रोग्राम में कैपिटल में ही यूज करें। और अगर आपने कैपिटल और स्मॉल का जो मिक्सचर रखा है वो ही यूज करना है आपने। इसके मुतालिक आगे भी बात करेंगे। इन तीनों रूल्स के अलावा एक चौथा रूल है जो कि इसको ओवर रूल कर देता है, तीनों रूल्स को, कि पाइथन के कीवर्ड्स नहीं लेने आपने। तो आप कहेंगे पाइथन के कीवर्ड्स बता दें, तो वो बता देते हैं आपको। पाइथन के ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स जो है वो वर्ब है। आप वर्ब लें ही ना की तो आपको ये रोना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप वेरिएबल के नाम लें, काउंट, हाइट, विड्थ, रो सम, काउंट 1, रो 1, इस तरह के। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स बहरहाल आप नहीं यूज कर सकते। अगर जरूरत पड़े तो उसका मैं आपको हल बताता हूँ। वैलिड इनवैलिड वेरिएबल नेम्स, ये कुछ वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं। I J K जो कि आर्बिट्ररी वेरिएबल नेम्स हैं, और ये नीचे जो है वो आपको डिस्क्रिप्टिव मीनिंगफुल लग रहे हैं। सम, काउंट, सम रोज। अगर आपने सम कॉलम भी लेना है, सम रोज भी लेना है, तो फिर सम रोज लिख लें। अगर आपने 2 3 सम लेने हैं, जैसे आपने 3 लिस्टें हैं आपके पास, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, तो आप उसके सम तीनों के अलग अलग लेना चाह रहे हैं, सम 1, सम 2, सम 3 कर लें। sum_list1, sum_list2 ऐसे भी हो सकता है। अगर किसी वक्त आपको कीवर्ड ही किसी वजह से बहुत मसला लग रहा है कि यही वेरिएबल नेम सूटेबल है, तो फिर अंडरस्कोर यूज कर लें। अंडरस्कोर फॉर, क्योंकि फॉर कीवर्ड है। अंडरस्कोर इफ, क्योंकि इफ कीवर्ड है। इनवैलिड वेरिएबल नेम, सम रोज, इसके बीच में स्पेस आ गई तो स्पेस नहीं यूज करनी, क्योंकि हमने 63 जिन कैरेक्टर्स की बात की है उनमें स्पेस शामिल नहीं है। कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, और 0 to 9 और अंडरस्कोर,
तो स्पेस नहीं आ सकती। वन काउंट में क्या मसला है, वन से शुरू हो रहा है, वेरिएबल के बीच में दरमियान एंड पे 1 2 3 0 आ सकते हैं, शुरू में नहीं आ सकते। फॉर और इफ जो है वो कीवर्ड है, लिहाजा वो भी इनवैलिड है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिस तरह प्रोग्रामिंग जो है वो वेरिएबल्स के बगैर तकरीबन नामुमकिनात में से है, इसी तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बगैर भी तकरीबन नामुमकिन है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पाइथन में 7 है। ठीक है जी, वो कौन कौन से हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये तकरीबन सब में ही होता है। ये ऑपरेटर सब में ही होते हैं, सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। पाइथन ने एक एडिशनल ऑपरेटर दिया है इंटीजर डिवीजन का। ठीक है, ये इंटीजर डिवीजन क्या होती है, ये मैं आगे चल के आपको प्रॉब्लम एक के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा, अभी हम इस पर इतना जोर नहीं लगाते, हम आगे चलते हैं। रिमाइंडर का ऑपरेटर भी तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। रिमाइंडर किस लिए यूज करते हैं ये भी आगे चल के एग्जांपल से बताऊंगा। पावर का एक ऑपरेटर जो है एडिशनली दिया हुआ है, तो दो ऑपरेटर ऐसे हैं जो कि पाइथन ने दिए हैं, जो कि आम लैंग्वेजेस में नहीं होते हैं, जैसे कि सी जावा वगैरह में। एक इंटीजर डिवीजन और एक पावर। अमूमन हम पावर फंक्शन के जरिए ले रहे होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं ये भी आगे चल के सीख लेंगे, फिलहाल आप ऑपरेटर्स पे ही तवज्जो रखेंगे। तो पावर के लिए डबल स्टैटिक विदाउट स्पेस, तो ये पावर भी आ जाएगी। बॉड मैथ्स, अगर आपने जो है वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है तो आप सबको याद होगा कि बॉड मैथ्स एक चीज होती है। मैं उसके मतलब डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स बता के आगे चलता हूँ। पहली बात ये कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रेसिडेंस हाई होती है एक्सप्रेशन में, उनको पहले सॉल्व किया जाता है। जैसे कि एक्सप्रेशन में 2 + 5 नहीं करेंगे, पहले 5 × 4 करेंगे और 22 आएगा जो कि करेक्ट जवाब है। जबकि अगर हम 2 + 5 कर लें तो 7 × 4 28 आता है, इनकरेक्ट है। तो पाइथन जो है ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन पे जाएगा, नीचे वाली पे नहीं जाएगा। तो अगर आप ऊपर वाली एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप नीचे वाली एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं फिर पेरेंथेसिस इस्तेमाल कर लें, तो फिर नीचे वाली एक्सप्रेशन का आंसर 28 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये दोनों बातें आपको क्लियर करनी थी। एक तो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का आपको पता होना चाहिए, और जहां पे नहीं है प्रेसिडेंस वहां पे पेरेंथेसिस लगानी है, ये भी पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। कैलकुलेट एरिया ऑफ शेडेड रीजन। दो रेक्टेंगल्स हैं आपके पास, एक बड़ी है एक छोटी है, और शेडेड एरिया दोनों के दरमियान में है। तो ये इसका आपने प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम बनाने का आसान तरीका ये है कि आप बड़ी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें, लेंथ इनटू विड्थ, और छोटी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें, लेंथ इनटू विड्थ, और दोनों को माइनस कर दें तो आपके पास शेडेड एरिया आ जाएगा। अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। हमने विड्थ 1 के नाम से वेरिएबल नेम दिया, उसमें 8 स्टोर किया, लेंथ 1 6, विड्थ या हाइट, विड्थ या लेंथ एक ही बात है, हमने मल्टीप्लाई ही करना है। इसी तरह हमने विड्थ 2 लेंथ 2 दो वेरिएबल नेम लिए, एरिया 1 एरिया 2। स्टैटिक ऑपरेटर है, एक्स ऑपरेटर नहीं है कोई भी। ठीक है जी, एक्स जो है वो एक करेक्टर जरूर है लेकिन वो ऑपरेटर नहीं है। आपने स्टैटिक ऑपरेटर कीबोर्ड पे जो दिया होता है वो यूज करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये आपने दो वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, एरिया 1 एरिया 2, और फिर हमने एक तीसरा वेरिएबल लेते हुए एरिया शेडेड के अंदर एरिया 1 माइनस एरिया 2 निकाला, और फिर हमने उसको प्रिंट करवा लिया। प्रिंटिंग पे बात करके फिर मैं वापस आता हूँ। प्रिंट एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसको हमने सिंगल कोट्स में लिखा है। जो चीज सिंगल कोट्स में लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद एरिया शेडेड जो मैंने लिखा है ये वेरिएबल का नाम है, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, ये ऐसे प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो जहां पे भी आपने कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, साथ आपने मैसेज अगर प्रिंट करना है तो वो सिंगल कोट्स में साथ लिख दें, और फिर कॉमा डाल के वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी। अब मैं वापस इस प्रोग्राम के ऊपर आता हूँ। अब ये जो मैंने लिखा है विड्थ 1 इक्वल टू 8, लेंथ 1 इक्वल टू 6, तो ये मैं एरिया 1 के सामने भी 8 मल्टीप्लाई बाय 6 और एरिया 2 के सामने 6 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकता था। लेकिन इससे ये होना था कि मुझे एक तो पहली बात अगर कोई चेंज करनी पड़ती, यानी वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करनी पड़ती, यानी रेक्टेंगल्स की वैल्यू, तो मुझे जाके जो है वो एक्सप्रेशन को छेड़ना पड़ना है। एक्सप्रेशन को छेड़ते हुए मैं कोई गलती भी कर सकता था। अभी हमने सिर्फ क्या करना है कि अगर आपने विड्थ 1 को 8 की बजाय 9 करना है, 10 करना है, तो सिर्फ पहली लाइन को चेंज करें, बाकी प्रोग्राम वैसे ही रहने दें।
लेंथ 1 चेंज करनी है उसको चेंज कर लें, बाकी प्रोग्राम वैसे ही रहने दें। अगले लेक्चर में हमने इनपुट लेनी है यूजर से, ये तो हमने हार्ड कोड कर दिया है 8664, ये क्या है, हार्ड कोडेड वैल्यूज हैं। ये जब जब प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करेंगे यही वैल्यूज आती रहेंगी। तो अगले प्रोग्राम में हमने इनपुट लेनी जो है वो शुरू करनी है, तो उसमें लाजमी वेरिएबल यूज करना होता है, वो वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। हम अगले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। इवेल्युएट एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है 3x³ माइनस 4x² प्लस 5x-2 वेयर x इक्वल टू 5। तो इसका एक प्रोग्राम बना लेते हैं। अगेन प्रोग्राम बनाने के बाद मैं उसका फायदा बताता हूँ आपको कि ये एक्सप्रेशन आप कहेंगे हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम ही क्यों बनाए तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले प्रोग्राम बना लेते हैं। x इक्वल टू 5, आंसर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x³ माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x² प्लस 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। ये मैंने वेरिएबल आंसर नाम का लिया और उसमें एक्सप्रेशन कैलकुलेट की और उसको प्रिंट करवा लिया। ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसमें कहीं पे पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? इसलिए जरूरत नहीं थी कि जिस तरह मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी है प्लस माइनस की, इसी तरह ये जो पावर है बॉर्ड मैथ्स के अंदर जो ओ है वो है डेट इज फॉर ऑर्डर। बॉर्ड मैथ्स का ओ ऑर्डर वो पावर को शो करता है, तो उसकी प्रायोरिटी हाई है। बी फॉर ब्रैकेट्स है, वो भी अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो सबसे हाई है ऑर्डर। उसके बाद फिर उसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन और एडिशन। तो हमने जो है वो क्या करना है कि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगे तो आप इसको इस तरह से भी कर लें। इसका आंसर 298 है, आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो भी आपका आंसर वही आना है जो कि ऊपर वाले केस में आया था। आप चेक कर लीजिएगा ताकि आपकी तसल्ली भी हो जाए, मेरी बात भी पूरी हो जाए कि कैसे हो रहा है ऑर्डर वगैरह और प्रायोरिटीज कैसे हो रही हैं। अब जो बात है वो ये है कि इस प्रोग्राम का क्या फायदा है। इस प्रोग्राम के दो फायदे हैं। एक तो ये कि अगर आप x की वैल्यू को चेंज करें और दोबारा रन कर लें प्रोग्राम, तो आपको x की मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल सकती है। इसी तरह ही जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि आप x की वैल्यू को इनपुट भी ले सकेंगे अगले लेक्चर में। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये आपकी बनी हुई है, आप x की मुख्तलिफ वैल्यू इनपुट करें और प्रोग्राम में और आंसर लेते जाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसमें हम डिवीजन का ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज बताता चलूं कि आपने ये जरूर याद रखना है कि डिवीजन करते हुए आपने डबल स्लैश यूज करना है कि सिंगल स्लैश यूज करना है। ठीक है, ये मैं भी आपको बताता हूँ। इसमें एक और चीज मैंने ये की कि मैंने ऊपर वाले पार्ट को एक वेरिएबल में रख लिया जिसका नाम मैंने न्यूमरेटर रख लिया। देखें डिस्क्रिप्टिव नेम है ना, एन रखता तो शायद इतना रीडेबल ना होता न्यूमरेटर। बड़ा वेरिएबल नेम लेने से कोई मसला नहीं होता, अगर आप थोड़ी सी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लें तो आपको बहुत काम आएगी। और तो आप वेरिएबल के नाम प्रॉपर लिया रखा करें। डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं, उसके अंदर नीचे वाली एक्सप्रेशन लिख ली, और आंसर के अंदर जाके मैंने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि सिंगल ऑपरेटर लेना है कि डबल ऑपरेटर लेना है डिवीजन का। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने वैल्यू कहाँ पे लेनी है, डेसिमल पॉइंट्स में लेनी है या डेसिमल पॉइंट्स के बगैर लेनी है। अगर डेसिमल पॉइंट्स के बगैर लेनी है तो डबल स्लैश यूज करेंगे, वरना सिंगल स्लैश से भी काम चल जाएगा, बल्कि सिंगल स्लैश से ही काम चलेगा। ठीक है, अभी मैं आज की आउटपुट दिखाता हूँ आपको। आंसर इज इक्वल टू 1.75। आप यही प्रोग्राम डबल स्लैश से करें, आंसर 1 हो जाएगा आपका, 0.75 खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो आपका डबल स्लैश का ऑपरेटर है वो इंटीजर डिवीजन करेगा, वो डेसिमल पॉइंट देगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपको डेसिमल पॉइंट चाहिए तो फिर आप इससे काम करेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे एक्सप्रेशन बगैर पैरेंथेसिस के अगर हम इस तरह से लिख देते तो आपका आंसर आता 170.666, क्योंकि सिर्फ आप 3 से डिवीजन कर रहे हैं, बाकी सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो आंसर बड़ा आएगा। तो आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे पैरेंथेसिस की। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस समझनी है कि कहाँ पे जरूरत है कहाँ पे नहीं है, तो आपको जो है वो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बात स्टूडेंट ये करते हैं या टीचर्स भी कह देते हैं आप बस एहतियातन लगा ही लिया करें ब्रैकेट। तो एहतियातन की बजाय सीख लें चीज, बोर्ड में पढ़ लें, नहीं पढ़ा दोबारा पढ़ लें। ठीक है, दो चार छोटी छोटी मोटी मोटी सी बातें हैं वो सीख लें, और धड़ल्ले से प्रोग्रामिंग करें। एरर्स जो है वो आती रहती हैं, निकलती रहेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मार्कर्स,
ये मैंने प्रॉब्लम एक खास वजह से ली है जो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ. There are 12 teachers and there are 500 markers in stock. Distribute markers equally to every teacher. Find out how many markers will be given to each teacher and how many markers will be left in the stock. बड़ा मजा आना था अगर ये लाइव लेक्चर चल रहा होता तो स्टूडेंट से पूछते कि खास बात क्या है इसमें. ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स की वैल्यूएशंस भी होती हैं और स्टूडेंट्स की अप्रिसिएशन भी होती है, और जो स्टूडेंट्स जिनको नई चीज़ आती होती वो फिर उसको सीखते भी हैं. तो आप लोग भी इसी मोटिवेशन के साथ उम्मीद है लेक्चर लेते होंगे. तो इसमें खास बात ये है कि मार्कर्स जो हैं वो टूट नहीं सकते. डिवाइड करते हुए ये नहीं कि आधा आधा करके दे दें, 1/4 करके दे दें. आपने पूरा मार्कर जो है वो किसी को या तो आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते. ठीक है, यानी कि या तो सब टीचर्स को 5 मार्कर मिलेंगे या सब टीचर्स को 6 मार्कर मिलेंगे या सब टीचर्स को 7 मार्कर मिलेंगे. ये नहीं हो सकता कि टीचर्स को 5 शरिया 2 5 मार्कर मिल जाएं या 5 शरिया 6 7 मार्कर मिल जाएं. मार्कर्स जो मिलेंगे वो इंटीजर में मिलेंगे. ठीक है जी. और साथ ही साथ आपने लेफ्ट ओवर भी देखना है कि कितने बच गए हैं. तो प्रोग्राम पे चलते हैं. मार्कर्स ले लिया एक वेरिएबल, टीचर्स एक वेरिएबल ले लिया, और शेयर हर टीचर को कितने मार्कर मिलेंगे. मार्कर्स डबल स्लैश टीचर्स, इंटीजर डिवीजन होगी, मार्कर्स परसेंटेज टीचर्स. ये दोनों ऑपरेटर बहुत काम के हैं, याद रख लें इनको, और इनको हमने बहुत जगह इस्तेमाल करना है. ठीक है, तो मैं आपको गाय बगाए बताता रहूंगा. अब ये प्रिंट कर लिया हमने, शेयर टू ईच टीचर, शेयर मार्कर लेफ्ट इन द स्टॉक, ये भी आ गया. ठीक है, ये जो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको प्रोग्राम दे रहा हूं ना, ये भी आप लोगों ने बना लेनी है. ठीक है, और इसमें जो वेरिएशन है वो भी चेक कर लेनी है. फिर आपने उस प्रैक्टिस पे जाना है जो कि इस प्रोग्राम के एंड पे मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं. डिस्क्रिप्शन में भी आपको शेयर कर दूंगा. तो उस पे जो है वो आपने जाना है. इसके बाद अब हमने प्लस भी देख लिया, माइनस भी देख लिया, मल्टीप्लाई भी देख लिया, डिवीजन भी दोनों तरह की देख ली, परसेंटेज भी देख ली, पावर भी देख ली, सारे ऑपरेटर्स देख चुके हैं. ठीक है जी, ये आउटपुट भी इस प्रोग्राम की आ गई. इसमें बार बार बता रहा हूँ आपको, सिंगल कोट्स में जो चीज है वो एज इट इज आ रही है, और जो वेरिएबल का नाम है उसकी जगह वैल्यू आती है. जब भी प्रिंट करेंगे, अगर आप शेयर के गिर्द सिंगल कोट डाल के देखिएगा वहां पे शेयर लिखा आ जाएगा. लेफ्ट के गिर्द सिंगल कोट डाल के देखिएगा वहां पे लेफ्ट लिखा आ जाएगा. तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए. तो सिंगल कोट्स नहीं डालेंगे. जिस चीज को हमने एज इट इज प्रिंट करना है उसके गिर्द सिंगल कोट्स, और जिसको हमने वैल्यू देनी है उसके गिर्द सिंगल कोट्स नहीं आएंगे. ये मैंने इसका एक क्रॉस चेक भी किया. इसका यही जवाब है. 41 मार्कर्स हर टीचर को दे देंगे और 8 मार्कर्स बच जाएंगे, उनको संभाल के रख लेंगे. आगे चलते हैं जी. फाइनली इस लेक्चर के एंड पे भी मैं आपको हैकर रैंक का एक प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट शेयर कर रहा हूँ. जिस तरह मैंने लास्ट उसमें 0 के नाम से किया था, लेवल 0, अब लेवल 01, क्योंकि ये है, ये भी आउटपुट पे ही प्योरली. तो इसको मैं शेयर कर रहा हूँ. इसके अंदर आप चले जाएंगे तो इसके अंदर 5 प्रोग्राम है. उन प्रोग्राम्स को मैं आपके साथ डिस्कस करके आज का प्रोग्राम खत्म करूंगा. टास्क 1 में प्रिंट स्क्वायर ऑफ 29348. ठीक है जी, आप ये जो नीचे आउटपुट दी हुई है इसको प्रिंट के अंदर सिंगल कोट्स में लिखें, ठक से ये प्रिंट हो जाएगा. लेकिन ये इस दफा के लेक्चर का काम नहीं है. इस दफा हमने ऑपरेटर सीखने हैं, वेरिएबल सीखने हैं. तो आप क्या करें, वेरिएबल ले लें, एन एक्स कोई भी वेरिएबल ले लें, उसके अंदर 29348 रख लें. फिर उसके बाद रिजल्ट प्रिंट कर लें, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स या एन मल्टीप्लाई बाय एन, स्टैटिक ऑपरेटर के साथ. और फिर आखिर में आउटपुट प्रिंट करें, प्रिंट एक्स कॉमा सिंगल कोड में एक्स, फिर एक्स कॉमा डाल के एक्स, फिर कॉमा डाल के सिंगल कोड में इक्वल, और फिर कॉमा डाल के रिजल्ट जो आंसर आपका आया हुआ है. ठीक है, तो आपने प्रिंट के अंदर 1 2 3 4 5 चीजें लिखनी है, 4 कॉमा डालने हैं. एक्स, फिर कॉमा, फिर सिंगल कोट में एक्स, फिर कॉमा, फिर एक्स, फिर कॉमा, फिर इस तरह से आगे चलते जाएंगे. तो ये आपके पास जो है वो प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा. जो आपको स्पेसेस नजर आ रही हैं वो स्पेसेस आपने नहीं डालनी है अगर आप पाइथन में ही काम कर रहे हैं. पाइथन जो है वो खुद ही एक एक स्पेस डाल देता है जब आप कॉमा के साथ वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स देते हैं. लेकिन अगर आप सी या जावा में काम कर रहे हैं तो फिर आपने ये स्पेसेस भी देनी होगी. टास्क 2 में मैंने ये ऑपरेटर्स की एक दफा प्रैक्टिस करा दी, सारे के सारे ऑपरेटर्स. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. अगेन वही बात है कि एक्स और वाई में 7 और 2 स्टोर करें और फिर प्रिंट की स्टेटमेंट्स लिख लें. या
एडिशन के लिए एक वेरिएबल, मल्टीप्लिकेशन वो फिर 7 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो उसकी बजाय आप क्या करें, प्रिंट के अंदर ही जाके कॉमा, एंड वाला जो होगा ना उसमें एक्स प्लस वाई, अगली लाइन में कॉमा एक्स माइनस वाई, अगली लाइन में कॉमा एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, और बीच में मैसेज। मैसेज उसी तरह से एक्स कॉमा प्लस का निशान सिंगल कोट्स में, फिर कॉमा वाई, फिर कॉमा इक्वल का निशान सिंगल कोट्स में, फिर कॉमा एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई। फिर इसी तरह नीचे वाली लाइन में उसी को कॉपी पेस्ट 7 दफा कर लें, प्लस की जगह पे माइनस, मल्टीप्लिकेशन, स्लैश, ये सारा कुछ चेंज करें, और आखिरी जो एक्सप्रेशन है राइट साइड पे वो चेंज करें। आपका प्रोग्राम 7 लाइनों का और 2 ऊपर प्रिंट की एक्स और वाई की वेरिएबल्स, ये कंप्लीट हो जाएगा। टास्क नंबर 3, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की विड्थ और हाइट जो है वो गिवन है, और आपने फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ इनटू हाइट। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है द फार्मूला टू फाइंड एरिया इज विड्थ इनटू हाइट डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, ये मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, याद रखिएगा। ये मैं साथ साथ टिप्स देता हूँ, इसको याद रखेंगे तो बहुत फायदा रहेगा। इस फॉर्मूले में अगर आप 2 को पहले डिवाइड कर दें, ठीक है, 2 से अगर पहले डिवाइड कर दें तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जो कि मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। बाद में डिवाइड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए आप इसको बाद में डिवाइड कर लें तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। यानी विड्थ डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, फिर भी वही आंसर आना चाहिए। विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय 2, फिर भी वही आंसर आना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में ये प्रॉब्लम करता है, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करता। बस आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आपने डिवाइड आखिर में करना है। एक बात, दूसरी बात, आउटपुट पे जाएं, क्या लिखा हुआ है, एरिया कॉलन 42, 42.0 नहीं है। तो जो फार्मूले में स्लैश है वो स्लैश फार्मूले में है मैथ के, जो प्रोग्राम में है डबल स्लैश यूज करनी है, वरना आपका जवाब 42.0 आ जाएगा, जो कि गलत होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप पहले बेशक वो ट्राई कर लीजिएगा, या पहले सही वाला कर लें फिर गलत वाला कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपने फॉर्मूले में क्या लिखना है, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट डबल स्लैश 2। ये प्रोग्राम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी। सेपरेट डिजिट्स ऑफ 79, यू कैन डू दिस बाय यूजिंग इंटीजर डिवीजन एंड रिमाइंडर ऑपरेटर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में। फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जाते हैं, जो कि बच्चे बहुत मुश्किल तरीके से, औखे औखे तरीकों से सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसलिए इनको यूज करें। शुरू में आपको अगर के थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाएगा, ठीक है। हिंट क्या है जी, 79 को अगर आप इंटीजर डिवीजन करेंगे 10 से तो आपको 7 मिल जाएगा। उसको किसी वेरिएबल में सेव कर लें, 79 मॉड 10, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें 9, और रिजल्ट प्रिंट कर लें। प्रिंट में डिजिट 1 एज इट इज, और उसके बाद कॉमा रिजल्ट 1, प्रिंट डिजिट 2, उसके बाद रिजल्ट 2, ये भी हो जाएगा। टास्क 5, आखिरी टास्क है, बस हौसला करें, हिम्मत करें, ठीक है। ये है जी आपके पास ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए रूट्स फाइंड करने का प्रोग्राम। इसको अगले प्रोग्राम में इनपुट के साथ इन्हीं प्रोग्राम्स को हम कर लेंगे, तो आपकी मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने ये किए होंगे, बस आप इनपुट चेंज करेंगे और फटाफट आपके प्रोग्राम्स जो है ना ये हो जाएंगे। प्रोग्राम्स को संभाल के बेशक रख भी लीजिएगा, आपके वैसे लॉगिन में भी पड़े होंगे, वहां से भी ले सकते हैं आप। एनी हाउ, रूट्स फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन का भी मेथड है, लेकिन ये फॉर्मूला यूज करके भी आप रूट्स फाइंड कर सकते हैं, अगर रूट्स इमेजिनरी नहीं है, ठीक है। तो हम आपको ऐसी प्रॉब्लम्स दे रहे हैं जिसमें इमेजिनरी रूट्स नहीं है, इसलिए बेफिक्र होकर आप काम करिएगा, ठीक है जी। आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, -b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो ए बी सी की वैल्यूज आपको बता दी हैं अभी, 15c 154 है सी की वैल्यू, इसके जरिए फाइंड कर लें, और अगली दफा इनपुट लेके कर लेंगे, ठीक है। प्रोग्राम पूरे का पूरा उसी तरह ही लिखें। आपको हिंट दिया मैंने कि आप पहले क्या करें, डिस्क नाम का वेरिएबल यूज करके बी स्क्र माइनस 4ac निकाल लें, फिर उसका अंडर रूट ले लें। डिस्क शॉर्ट में लिखा है डिस्क्रिमिनेंट के लिए, आप पूरा डिस्क्रिमिनेंट लिख लेते, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, गूगल कीजिएगा या चैट जीपीटी से पूछ लीजिएगा, वो भी आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। फाइनली √1 आ रहा है -1.0, √2 आ रहा है -4.0। दिस इज इंपॉर्टेंट, डोंट इग्नोर दिस। -1 -4 आ रहा होता तो और था, -1.0 -4.0 और है। इसके लिए डबल स्लैश यूज करते हुए हम डिवीजन करेंगे, जब 2a से डिवीजन करेंगे। एक बात, दूसरी बात आपको याद हो, जिस तरह हमने
पीछे प्रोग्राम में आपको दिखाया था कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अलग अलग कर लेंगे तो भी आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप √1 √2 फाइंड करें वेरिएबल के अंदर, पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लें और फिर उसके बाद आखिर में प्रिंट कर लीजिएगा √1 एज इट इज और उसके बाद वेरिएबल का नाम, √2 और उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो इंशाल्लाह ये टास्क भी आपका हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ एक दफ़ा फिर कि ये लेक्चर देखने के बाद आप ये वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेंगे और इंशाल्लाह आप मेरे साथ साथ प्रोग्रामिंग सीखते जाएंगे। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।